हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक करेंगे चट्टान यानी कि रॉक्स। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि चट्टान का अर्थ क्या है। चट्टान का अर्थ है कि दो या दो से अधिक खनिज मिलकर क्या करते हैं, एक चट्टान का निर्माण करते हैं। कि दो या दो से अधिक खनिज मिलकर क्या करते हैं, चट्टान का निर्माण करते हैं। क्या है, दो या दो से अधिक खनिज मिलकर क्या है, चट्टान का निर्माण करते हैं। अभी तक जो खनिजों की संख्या ढूंढी जा चुकी है उनकी संख्या है कितनी, 2000। अभी तक कितने खनिज ढूंढे जा चुके हैं, 2000। अब इन 2000 में से भी कुछ खनिज हैं जो क्या है, चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं, तो उनकी संख्या है 24। क्या है, 24। अब इन 24 खनिजों को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि चट्टान होती क्या है, चट्टान का अर्थ क्या है। दो या दो से अधिक खनिज मिलकर क्या है, चट्टान का निर्माण करते हैं। अभी तक 2000 खनिज खोजे जा चुके हैं और उनमें से 24 जो है चट्टान का निर्माण करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। तो इन खनिजों को बोला जाता है चट्टान निर्माण खनिज। क्या बोला जाता है, चट्टान निर्माण खनिज। अब इन 24 में से भी मुख्य खनिज कितने हैं, इन 24 में से भी जो मुख्य खनिज हैं वह कितने हैं, 6। कितने खनिज मुख्य हैं, 6, जिनका अगर हम नाम देखें तो क्वार्ट्ज, क्या है, क्वार्ट्ज बोल दीजिए या क्वार्ट्जाइट बोल दीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो फेल्सपार, अभ्रक, जिसे क्या बोला जाता है, माइका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइका भी बोला जाता है। अभ्रक, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, माइका, ओलिविन, एक खनिज का नाम है ओलिविन और एक का नाम है एम्फीबोल्स। क्या है, एम्फीबोल। और जो अंतिम छठा खनिज है उसका नाम है पायरोक्सिस। क्या नाम है, पायरोक्सिस। तो जो मुख्य खनिज के नाम हमें ध्यान में रखने हैं उनमें है क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, अभ्रक, माइका है, ओलिविन है और एम्फीबोल्स है। अब हमें ध्यान में रखना है, ये चीजें तो ध्यान में रखनी ही रखनी है। अब इसके साथ हमें ध्यान में रखना है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो प्रकार की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय है, आग्नेय चट्टानें जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इग्नियस, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। और दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टानों का। क्या है, अवसादी चट्टानें, जिसे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा प्रकार है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का। क्या बोला जाता है इसे, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फिक। क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो दोस्तों यह है चट्टानों के प्रकार। मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों चट्टानों को
स्पेसिफिक यानी अलग अलग करके पढ़ेंगे। किन चट्टानों को? इन तीनों चट्टानों को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आग्नेय चट्टानों से यानी कि इग्नियस रॉक से। तो आग्नेय चट्टानों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका? आग्नेय चट्टाने, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इग्नियस रॉक। इंग्लिश में जो ये इग्नियस है, इंग्लिश में यह जो इग्नियस है इसका अर्थ होता है अग्नि। क्या अर्थ होता है इसका? अग्नि, यानी कि फायर, यानी कि आग। इसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। यानी कि ये जो चट्टाने हैं यह क्या है? अग्नि से निर्मित है। अग्नि का अर्थ है कि यह मैग्मा से निर्मित है। किससे निर्मित है यह चट्टाने? मैग्मा द्वारा क्या है? निर्मित है। क्या है यह? मैग्मा द्वारा निर्मित चट्टाने हैं। अब एक साइकिल है जो हमें ध्यान में रखना है आग्नेय चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का और कायांतरित चट्टानों का। तो देखिए कि यह जो मैग्मा है यह क्या करता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आग्नेय चट्टानों का। और यह जो मैग्मा आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है एक प्रक्रिया के द्वारा करता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? क्रिस्टलीकरण। क्या है? क्रिस्टलीकरण। मैग्मा द्वारा क्रिस्टलीकरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है? आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। जब इन आग्नेय चट्टानों में अनाच्छादन की क्रिया हो जाती है, यानी कि डेनुडेशन, जब इन आग्नेय चट्टानों में डेनुडेशन की प्रक्रिया यानी कि अनाच्छादन की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये आग्नेय चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं और अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। अवसादी चट्टानों में क्या है? यह परिवर्तित हो जाती हैं। अब समझने की बात है कि अनाच्छादन का मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, परंतु आज आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो आग्नेय चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। ठीक है कि आग्नेय चट्टानों का क्या है? अपर्दन हुआ। अपर्दन हुआ यानी आग्नेय चट्टानों में कुछ तोड़ा पिटी हुई, काट छांट हुई, उसके बाद क्या हुई? यह अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होगी। अब क्या होता है? यह जो अवसादी चट्टानें हैं यह जाती है कायांतरित चट्टानों के अंदर। किसमें? कायांतरित चट्टानों में। अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानें अब कैसे जाएगी? जब क्या होगा? अवसादी चट्टानों में ताप बहुत अधिक होगा और प्रेशर यानी कि दाब कितना होगा? बहुत अधिक होगा। अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनेगी? जब ताप और दाब की मात्रा क्या होगी? बहुत अधिक होगी। अब इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभार आग्नेय चट्टानों से सीधा भी कायांतरित चट्टानें बन जाती है, यानी कि इस आग्नेय रॉक से सीधी भी कायांतरित चट्टानें बन सकती है, परंतु शर्त क्या होगी? ताप अधिक होगा व दाब अधिक होगा। क्या शर्त होगी? कि ताप भी अधिक होगा और दाब भी अधिक होगा। अब देखिए कि आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, आग्नेय से कायांतरित। अब कायांतरित से भी क्या है? अवसादी चट्टानें बनाई जा सकती हैं। कायांतरित से भी अवसादी चट्टानें बनाई जा सकती है, परंतु प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? अनाच्छादन की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी कि कायांतरित चट्टानों का क्या होना चाहिए? अपर्दन होना चाहिए। हालांकि अनाच्छादन के अंदर अपर्दन के अलावा भी काफी चीजें होती है, जैसे अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है और बृहद क्षरण होता है, यानी कि मास मूवमेंट होता है। परंतु हमें समझने की दृष्टि से ये देखना है कि कायांतरित चट्टानों का अपर्दन हो गया तो अवसादी चट्टानें बनेगी, आग्नेय चट्टानों का अपर्दन हो गया तो भी क्या है? अवसादी चट्टानें बनेगी। अब दोस्तों ये जो मैग्मा है, यह मैग्मा आग्नेय में तो परिवर्तित हो गया। अब ये जो आग्नेय अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान है, अब मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जो अभिसरण प्लेटें होती है वह क्या करती है? एक दूसरे की तरफ मूव करती है। मूव करने की वजह से जो भारी प्लेट होगी वह तो क्या होगी?
नीचे की ओर चली जाएगी, यानी सबडक्ट कर जाएगी नीचे की ओर, और जो हल्की प्लेट होगी वह क्या है, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, यानी भारी प्लेट नीचे चली जाएगी और जो हल्की प्लेट है वह क्या है, ऊपर चली जाएगी। और ये जो भारी प्लेट का नीचे गया भाग है यह क्या है, दुर्बलता मंडल में चला जाएगा, दुर्बलता मंडल के अंदर क्या है, चला जाएगा। और दुर्बलता मंडल में क्या भरा है दोस्तों, मैग्मा भरा है। तो ये चट्टान का जो भाग है और मैग्मा बहुत ही अधिक गर्म है, जिसकी वजह से यह जो चट्टान का हिस्सा है यह भी क्या है, पिघल जाएगा, तो यानी कि मैग्मा की फॉर्म के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कि अवसादी चट्टानें यदि गलन यानी कि गल जाएं, अधिक ताप होने की वजह से दुर्बलता मंडल में चली जाएं, तो क्या है, मैग्मा के अंदर परिवर्तित हो सकती हैं। उसी प्रकार यदि कायांतरित चट्टानें गलन की अवस्था प्राप्त कर लें तो क्या बन जाएंगी, मैग्मा बन जाएंगी। तो यह था आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों का चक्र। अब हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के ही बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है मैग्मा के द्वारा। किसके द्वारा, मैग्मा के द्वारा। इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि, इग्नियस का अर्थ क्या होता है, अग्नि, मैग्मा द्वारा निर्मित। अब आग्नेय चट्टानों के निर्माण में मैंने आपको एक शब्दावली बताई, क्रिस्टलीकरण। उसका अर्थ क्या है, क्रिस्टलीकरण का अर्थ क्या है, क्रिस्टलीकरण, क्योंकि मैग्मा का क्रिस्टलीकरण होगा तभी तो आग्नेय चट्टान बनेगी। तो क्रिस्टलीकरण का अर्थ है कि मैग्मा का शीतलन, क्या है, मैग्मा का शीतलन, यानी कि मैग्मा जो है ठंडा होकर जब जम जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। यानी मैग्मा को ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। मैग्मा को ठंडा करने की, सामान्य भाषा में हमें याद रखनी है चीजें कि मैग्मा को ठंडा करना है तो उस प्रक्रिया, वह प्रक्रिया कौन सी होगी, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया, जो आग्नेय चट्टानों के निर्माण में उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आग्नेय चट्टानों की अगर हम विशेषता की देखें बात, तो सबसे पहली जो विशेषता है कि आग्नेय चट्टान मैग्मा से निर्मित हुई है। मैग्मा से निर्मित हुई है तो कठोर चट्टानें होंगी। क्या होंगी, कठोर चट्टानें। तो पहली जो विशेषता है कि यह जो चट्टानें हैं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। दूसरी विशेषता इसमें है कि इसमें क्या है, परत नहीं होती। यह क्या है, परत रहित होती है, यानी कि मैग्मा आया और एक बारी में क्या है, जम गया। कोई परतों के रूप में मैग्मा इसमें नहीं जमता, यानी कि लेयर्स नहीं होती, लेयर्स लेस होती है, यानी कि परत रहित होती हैं। और इसके बाद जो अगली विशेषता अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, रंध्र नहीं होते, रंध्रहीन होती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार के छिद्र नहीं होते, यानी कि इसमें कोई छिद्र नहीं होते, कोई होल नहीं होते। और चौथी विशेषता अगर हम देखें तो यह जो चट्टान है यह क्या, रवेदार होती है। रवेदार या दानेदार, ये विशेषताएं इसकी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछ ली जाती है, रवेदार या दानेदार होती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आग्नेय चट्टानें क्या है, दो प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं इसमें बड़े कण होते हैं और एक छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं, आग्नेय चट्टानों में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, बड़े कण और छोटे कण। अब बड़े कण डिपेंड करते हैं शीतलन की दर पे, यानी कूलिंग रेट, रेट ऑफ कूलिंग की क्या है, उसके ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं। शीतलन की दर पर कण डिपेंड करते हैं, शीतलन की दर पर निर्भर करते हैं क्या, कण। इस आग्नेय चट्टान के शीतलन की दर पर निर्भर करते हैं कण आग्नेय चट्टान के। अब कण अगर बारीक है, कण अगर बारीक है या कण बड़े आकार के हैं, सतह के ऊपर होगा तो होंगे कण बारीक आकार के, क्योंकि सतह पर शीतलन की दर क्या होती है, अधिक होती है।
शीतलन की जो दर है वह क्या है, अधिक होगी। यानी शीतलन की दर जब अधिक होगी तो कण होंगे बारीक, और शीतलन की दर अगर कम होगी, की दर अगर कम होगी तो कण होंगे बड़े आकार के। सिंपल लैंग्वेज में कि शीतलन की दर पर कण निर्भर करते हैं, यानी कि शीतलन की दर अगर अधिक है तो कण है बारीक, अगर शीतलन की दर कम है तो कण है बड़े आकार के। और इसके अलावा कुछ विशेषता है कि इसके अंदर फोसिल्स नहीं पाए जाते, यानी कि जीवाश्म नहीं पाए जाते, फोसिल्स नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फोसिल्स। और इसके बाद अगर हम देखें तो इन चट्टानों के मध्य धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। किनकी? धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। अब धात्विक खनिज कौन कौन से आ गए? सोना आ गया, चांदी आ गया, सीसा आ गया, जस्ता आ गया। कौन कौन से? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, लोह अयस्क, मैग्नीज। इस प्रकार के जो धात्विक खनिज हैं उनकी यहां क्या होती है? प्रधानता होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका निर्माण कैसे होता है? मैग्मा के द्वारा क्या होता है? इन चट्टानों का निर्माण होता है। किनके द्वारा? मैग्मा के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि मैग्मा के द्वारा निर्माण हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यही लिख देते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से क्या है? उत्पन्न ये चट्टान है। तो दोस्तों यह है इस चट्टान की विशेषता। कठोर होती है, परत रहित होती है, यानी कि लेयर्स नहीं होती, रंध्रहीन यानी किसी प्रकार के छिद्र नहीं होते, होल नहीं होते, रवेदार दानेदार होती है, शीतलन की दर कण पर निर्भर करती है। कण जो है शीतलन की दर पर निर्भर करते हैं। यदि कण बारीक होंगे तो शीतलन की दर अधिक है, यदि कण बड़े आकार के हैं तो शीतलन की दर क्या है? कम है। जीवाश्म यानी कि फोसिल्स नहीं पाए जाते, धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, मैग्मा द्वारा क्या होता है? इन चट्टानों का निर्माण होता है। और एक विशेषता और है जिसे मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर भौतिक अपक्षय क्या है? अधिक प्रभावी होता है रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय से। ये 9-10 विशेषताएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि भौतिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है रासायनिक अपक्षय से। तो इसकी वजह से क्या होता है? इन चट्टानों का वियोजन नहीं होता बल्कि विघटन होता है। इन चट्टानों का क्या होता है? विघटन होता है। अगर रासायनिक अपक्षय प्रभावी होगा, जो हम अवसादी चट्टानों में पढ़ेंगे, तो वहां क्या होगा? वियोजन की क्रिया होगी। अगर भौतिक अपक्षय प्रभावी है तो विघटन की प्रक्रिया होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह है आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार कौन से हैं और आधार क्या क्या है। 3 प्रकार के आधार हमें देखने हैं। एक तो सिलिका की मात्रा के आधार पर, दूसरा उसकी लोकेशन के आधार पर, और तीसरा है कणों के आकार के आधार पर। यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के बेस पर हमें देखना है। तो इसके बाद हम देखते हैं वह 3 प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलिका के आधार पर। किसके आधार पर? सिलिका की मात्रा के आधार पर। बहुत ही बेसिक लेवल से है। सिलिका यानी
सिलिकन। ठीक है, सिलिका यानी Si, सिलिका, सिलिकन। उसकी मात्रा कौन सी चट्टान में ज्यादा है और कौन सी चट्टान में कम है। तो इस आधार पर यह चट्टानें कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें, ठीक है, और क्षारीय आग्नेय चट्टानें, क्षारीय आग्नेय चट्टानें। अब अम्लीय, हम बार बार ज्वालामुखी में बात कर रहे हैं कि अम्लीय लावा कौन सा है? फेल्सिक लावा। फेल्सिक लावा में नाम से ही स्पष्ट है कि फेल्सिक यानी Si का मतलब है सिलिका। तो यहां पर सिलिका की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। वह मात्रा होगी 65 से 85%। कितनी होगी? 65 से 85%। अगर हम इन चट्टानों के उदाहरण देखें तो सिलिका की जो मात्रा जिसमें ज्यादा है वह है ग्रेनाइट है और ऑब्सीडियन। क्या है? ग्रेनाइट चट्टान है और ऑब्सीडियन चट्टान है। अब इधर बात करते हैं कि क्षारीय आग्नेय चट्टान के अंदर, तो यहां पर सिलिका की मात्रा होती है 45 से 60%, यानी कि कम। उसके मुकाबले में यहां सिलिका की मात्रा है कम। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानें हैं और एक चट्टान का नाम आता है गैब्रो। कौन सी? गैब्रो। तो ये जो प्रकार है हमें ध्यान में रखना है कि सिलिका के आधार पर अम्लीय आग्नेय चट्टानों में क्या है? सिलिका की मात्रा अधिक है और क्षारीय आग्नेय चट्टानों में। और इसके साथ साथ आप 2-3 चट्टानें और देख लीजिएगा इसकी, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। अब इसके बाद जो अगला आधार है हम उसकी बात करते हैं। तो अगला जो आधार है वह है अवस्थिति के आधार पर, यानी लोकेशन के आधार पर। अवस्थिति के आधार, अवस्थिति के आधार पर भी क्या है? चट्टानें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। कौन कौन सी? आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बहिर्वर्ती या बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब ये जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं, इसका अर्थ है कि सतह के नीचे, ये देख लीजिए आप, मैंने जब आपको क्रस्ट मेंटल कोर बताया था तो सबसे ऊपर सतह बताई थी। सतह के नीचे जो मैग्मा के जमने से इस भाग में जो चट्टानें बनेंगी वह कौन सी होंगी? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। और सतह के ऊपर जब चट्टानें बनेंगी तो वह कौन सी होगी? बहिर्वर्ती आग्नेय चट्टानें। और आंतरिक आग्नेय जो चट्टानें हैं यह भी क्या है? 2 प्रकार की होती है, प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें या पातालीय आग्नेय चट्टानें, या पातालीय आग्नेय चट्टानें। और दूसरी जो है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें या अधिपातालीय आग्नेय चट्टानें। अब हम समझते हैं कि प्लूटोनिक चट्टानें क्या है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये मैंने बना दी सतह, ये इतना भाग मैंने बना दिया क्रस्ट का, ये वाला जो भाग है यह बना दिया क्रस्ट का, ठीक है। अब इस क्रस्ट के अंदर क्या है? जो सबसे निचला भाग है, यानी दुर्बलता मंडल के ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर जो चट्टानें बनेगी वह क्या कहलाएंगी? प्लूटोनिक चट्टानें। कौन सी? मैग्मा के द्वारा यहां पर, यानी क्रस्ट के, ये क्या मैंने बना दिया? क्रस्ट। ये क्या है? ऊपर सतह। इस क्रस्ट के सबसे निचले हिस्से में जो चट्टानें निर्मित होंगी उन्हें क्या बोला जाएगा? प्लूटोनिक चट्टानें। और इस प्लूटोनिक के ऊपर जो चट्टानें बनेंगी उन्हें क्या बोला जाएगा? मध्यवर्ती या अधिपातालीय चट्टानें।
अब हम इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो प्लूटोनिक चट्टानों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है। प्लूटोनिक चट्टानों के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट, इस प्रकार के पेरिडोटाइट और गैब्रो, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल हैं? प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और गैब्रो। अब हम बात करते हैं कि मध्यवर्ती जो प्लूटोनिक या पातालीय चट्टानों के ऊपर जो मैग्मा के जमाव से बनती हैं चट्टानें, उन्हें क्या बोला जाता है? मध्यवर्ती। और एक बात और कि इसमें कण होंगे बड़े, क्योंकि यह क्या है? शीतलन की प्रक्रिया यहां पर क्या है? बहुत धीमी गति से यानी कम दर से हो रही है, परंतु इसके मुकाबले में यहां कण क्या होंगे? छोटे। यहां कण क्या होंगे? छोटे होंगे, क्योंकि इसके मुकाबले में यहां पर शीतलन की दर क्या है? जैसे जैसे ऊपर आएंगे शीतलन की दर बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेगा। तो मध्यवर्ती यहां पर क्या है? कण है छोटे प्रकार के। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ज्वालामुखी के अंदर जितनी भी आंतरिक स्थलाकृतियां थी वह क्या है? सब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, फैकोलिथ है, लोपोलिथ है, डाइक है, सिल है और सीट है। यानी आंतरिक स्थलाकृतियां जितनी भी मैंने ज्वालामुखी के अंदर बताई थी वह क्या है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अब बहिर्वर्ती का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि सतह के ऊपर बनने वाली जितनी चट्टानें हैं वह कौन सी है? बहिर्वर्ती चट्टानें। और इनमें कण क्या होते हैं? बारीक कण होते हैं। क्या होते हैं? बारीक कण होते हैं कि सतह के ऊपर शीतलन की जो दर है वह क्या है? काफी अधिक होती है। और इन चट्टानों के अंदर अगर हम देखें तो बेसाल्ट है, रायोलाइट है, स्कोरिया है। कौन सी चट्टानें हैं? स्कोरिया है, बेसाल्ट है, रायोलाइट है। ये जो चट्टानें हैं यह क्या है? बहिर्वर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। तो ध्यान में रखना है अवस्थिति यानी लोकेशन के आधार पर चट्टानें दो प्रकार की है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बहिर्वर्ती आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें भी फिर आगे दो प्रकार की है, गहराई के आधार पर प्लूटोनिक और मध्यवर्ती। प्लूटोनिक जो क्रस्ट के अंदर सबसे निचला भाग है, यदि उस भाग के अंदर मैग्मा जम जाता है तो उससे जो चट्टानें निर्मित होंगी वह कौन सी होंगी? प्लूटोनिक होंगी, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट व गैब्रो। और अगर हम बात करें कि प्लूटोनिक के ऊपर जो चट्टानें मैग्मा द्वारा निर्मित होंगी वह होंगी मध्यवर्ती या अधिपतालीय आग्नेय चट्टानें, जो कि ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियों में हमने देखी थी बैथोलिथ, लेगोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक और सिट, यह स्थलाकृतियां। अब बहिर्वर्ती की बात करें तो इसमें क्या है? शीतलन की दर सबसे अधिक होगी, तो कण होंगे बहुत ही ज्यादा बारीक। तो इसके एग्जाम्पल देखें तो बेसाल्ट चट्टानें हैं, रायोलाइट है और स्कोरिया है। अब इसके बाद अंतिम जो आधार रहता है वह है कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर अंतिम आधार कणों के आकार के आधार पर, तो इसमें पैगमेटिक क्या है? पैगमेटिक, पैगमेटिक एक इसका प्रकार है। दूसरा है फेनरेटिक, फेनरेटिक प्रकार। तीसरे की बात करें तो अफेनेटिक। क्या है? अफेनेटिक आग्नेय चट्टानें। और चौथा अगर हम बात करें तो ग्लासी आग्नेय चट्टानें। क्या है? ग्लासी आग्नेय चट्टानें।
तो कणों के आकार के आधार पर हम देखें तो 4 प्रकार के हैं। पैगमेटेटिक, फेनेरेटिक, अफेनेटिक और ग्लासी आग्नेय चट्टानें। और सबसे कणों का आकार जिसमें सबसे बड़ा होगा, कणों का आकार जिसमें सबसे बड़ा होगा वह है पैगमेटेटिक, यानी कणों का आकार बड़ा। अब कणों का आकार बड़ा है तो यह कहां होंगी? प्लूटोनिक के अंदर। प्लूटोनिक, जहां प्लूटोनिक जो एरिया है, पातालीय जो एरिया है, वहां पैगमेटेटिक प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। और इनका एक एग्जाम्पल हमने वहां भी देखा था, आप यहां लिख लीजिए, गैब्रो। तो कणों का जो आकार है वह क्या है? पैगमेटेटिक में सबसे बड़ा होता है। फेनेरेटिक की बात करें तो गैब्रो से बड़े कण, यानी कि पैगमेटेटिक से बड़े कण इसमें क्या है? मिलते हैं। गैब्रो से बड़े कण, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डायोराइट। डायोराइट चट्टान जो है वह क्या है? फेनेरेटिक आग्नेय चट्टान का क्या है? एग्जाम्पल है। और अफेनेटिक की अगर हम बात करें जिसमें कण क्या है? बारीक है। कण क्या है? बहुत ही अधिक बारीक। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डाइक है और सिल है। क्या है? डाइक है और सिल है। अफेनेटिक जो आग्नेय चट्टानें हैं उसमें कण क्या है? काफी बारीक होते हैं, जिसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? डाइक है और सिल है। अब ग्लासी आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें तो इसमें जो कण है वह क्या है? इस चट्टानों के अंदर कण होते ही नहीं है, यानी कि ये कण रहित चट्टान होती है। कण रहित चट्टान। ग्लासी आग्नेय चट्टान की खासियत है कि इसमें कण नहीं होते, कण रहित चट्टान होती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्यूमिस है और पिच स्टोन है, यानी कि प्यूमिस और पिच स्टोन के अंदर कण नहीं होते। तो दोस्तों यह था आग्नेय चट्टान, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती है, उसके बाद आग्नेय चट्टानों के प्रकार, उनके अलग अलग आधारों के आधार पर, यानी कि उनके अंदर बेस क्या क्या थे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।